उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटनाक्रम को डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आरओआरओ का हो या अदर कोई भी यहाँ पर एग्जाम है, उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी घटनाक्रम को हम यहाँ पर उन एग्जाम के दृष्टिकोण से स्टडी कर रहे हैं। सभी चीजों को टॉपिक वाइज, विभिन्न योजनागत चीजें, योजनाएं के साथ साथ यहाँ पर हम नीतियों को डिस्कस कर रहे हैं। कैबिनेट या सरकार के द्वारा इसमें डिसीजंस भी आपको शामिल हैं। सरकार के अंतर्गत यहाँ पर औद्योगिक, कृषि, सेवा सेक्टर, पशुपालन, स्वास्थ्य, हर तरीके के यहाँ पे गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया। साथ ही पुरस्कार, प्रमुख दिवस, समारोहों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के हर एक पहलू को इस समसामयिक घटनाक्रम सीरीज में हम शामिल करते हैं, जिसे आप रेगुलर रूप से जरूर देखते चलिए। कभी किसी भी तरीके के एग्जाम में यहाँ पर कोई भी तरीके क्वेश्चन आएगा, हम सभी तरीके के एंगल्स को, हर तरीके के प्रश्नों को इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम में क्या प्रमुख रहा है इस विशेषांक में देखें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इससे संबंधित यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, जिससे रिलेटेड जो डेटा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के सरकारी प्रवक्ता ने यहाँ बताया कि उत्तर प्रदेश जो है बाजरा उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में अगर देखा जाए, जो डेटा यहाँ पर कहता है दूसरे स्थान के संदर्भ से कि 50 लाख मीट्रिक टन जो है वो बाजरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उत्पादन हुआ है, जो कि अगर देखा जाए कि देश में कुल बाजरा उत्पादन का करीब ये है 19.69%। देखिए, इस तरीके के डेटा आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में किस स्थान पे है, कितना उत्पादन हुआ, या देश में टोटल बाजरे के उत्पादन का कितना परसेंट यूपी यहाँ पर आपको उत्पादित करता है। तो ये तीनों ही फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें इसमें हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है। तो इस संदर्भ से डेटा को भी ध्यान रखिए कि 2023 जो है वो कौन सा वर्ष है, एक अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित है। इसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बाजरा और अन्य पोषक अनाज को यहाँ पे लोकप्रिय बनाने के लिए कई यहाँ पे कार्यक्रमों को भी संचालित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की कार्य योजना के साथ साथ इसके उत्पादन, खपत, निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ाने की रणनीतियों पर भी काम हो रहा है। तो ये यहाँ पर डेटा है, इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड ही कुछ अन्य डेटा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि सरकार ने देखा जाए जो प्रस्तावित कार्य योजना है, इसके माध्यम से जो बाजरे की खेती के जो क्षेत्र हैं, उत्पादन है, उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। खेती का जो रकबा होता है उसको यहाँ पर देखा जाए 2022 में ये था 9.80 लाख हेक्टेयर, जिसे बढ़ाकर 10.19 लाख हेक्टेयर यहाँ पर कर दिया गया है। तो खेती का जो पर्टिकुलर एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर बाजरे का उसमें देखे जाए तो वृद्धि देखने को मिली है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और डेटा यहाँ पर है, उत्पादकता जो है वर्तमान में 24.55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के हो गया है 25.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, अर्थात कि प्रति हेक्टेयर यहाँ पर उत्पादन है वो भी यहाँ पर आपको देखा जाए उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ साथ देखा जाए तो बाजरे के साथ में ज्वार से संबंधित एक डेटा इसमें दिया गया है कि सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ज्वार की खेती का रकबा 2.15 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 2.24 लाख हेक्टेयर यहाँ पर करना। इसी प्रकार कोदो और सावा के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता में यहाँ पर वृद्धि होगी। बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्लस्टर पर प्रदर्शन, साझा बीज वितरण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार, मुफ्त बीज, मिनी किट वितरण आयोजित करने की यहाँ पर योजना भी बना रही है। तो ये यहाँ पर बाजरे से संबंधित हमने डेटा देखा। अगला यहाँ पर है, देवरिया के खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विज्ञान भवन में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के ये शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद, और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो इस वर्ष देश भर में करीब 46 शिक्षकों को ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है, और उत्तर प्रदेश से एकमात्र शिक्षक के रूप में खुर्शीद अहमद को यहाँ पर चुना गया है। देखा जाए तो इन्हें रजत पदक, 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि, चेक और प्रमाण पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। ये कंपोजिट स्कूल देवरिया सहवा के खुर्शीद में यहाँ पर पढ़ाते हैं, और इसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए इन्हें यहाँ पर ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। ये प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में अकेले इनका चयन हुआ है। इससे रिलेटेड डेटा हमने देखा।
अगला यहाँ पर एक लंपी वायरस को लेकर जो काफी यहाँ पे चर्चा का विषय रहा है पिछले वर्षों में। तो मलेशिया की तर्ज पर देखा जाए 300 किलोमीटर की लंबी इम्यून बेल्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे बनाई जा रही है। क्या है ये इम्यून बेल्ट, कहां पर बनेगी, किस एरिया में बनेगी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र पांडे ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में देखा जाए तो लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर पीलीभीत को से लेकर के इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का यहाँ पर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रमुख बिंदु के तौर पर ध्यान रखते हैं इसमें जो सचिव हैं देवेंद्र पांडे ने बताया है कि इस मास्टर प्लान को राज्य सरकार ने स्वीकृत कर लिया है और यह बेल्ट एक तरह से बॉर्डर का काम करेगी और लंपी वायरस से पार करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पर नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर देखा है इसके फैलने से रोकने के संदर्भ से यहाँ पर एक इम्यून सिस्टम के तहत यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि यह राज्य के अन्य क्षेत्रों तक न फैल सके। देखा जाए तो पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन के जरिए इम्यून बेल्ट बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके माध्यम से देखा जाए 100% टीकाकरण किया जाएगा। अभियान की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं की ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का यहाँ पर जिम्मा ये टास्क फोर्स संभालेगा। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि पशुओं की कड़ी निगरानी रखने के लिए इम्यून बेल्ट के भीतर ही रोकने की से व्यवस्था की गई है और पशुओं के संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर एक खास प्रयास 2020 में मलेशिया में ऑलरेडी इस तरह का किया जा चुका है। मलेशिया की तर्ज पर ही यह बेल्ट देखा जाए तो 5 जिलों के 29 ब्लॉकों से होकर के यहाँ पर गुजरने वाली है और इम्यून बेल्ट जो है पीलीभीत जिले के बीसलपुर, बलखेड़ा, लरोरी खेड़ा, मरोरी, अमरिया विकास खंड से होते हुए यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ शाहजहांपुर के खुदागंज, निगोही, सिघौली, भावलगेड़ा, खाट, जलालाबाद, मिर्जापुर में देखा जाए तो विकासखंड के रास्ते फर्रुखाबाद के जिले में कायमगंज, शमशाबाद, राजेपुर विकासखंड होते हुए मैनपुरी जिले में प्रवेश करेगा। वहां पे कुरावली, सुल्तानगंज, गिरौरा विकासखंड शामिल हैं। उसके बाद ये इटावा के बढ़पुरा, जसवंत नगर, सैफई, बसरेहर, ताखा विकासखंड तक यहाँ पर जाएगी। देखा जाए तो लंपी जो वायरस है एक तरीके का खतरनाक वायरस है जो कि मक्खी और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और कीटों के माध्यम से एक पशु के भीतर यहाँ पर पशु में के शरीर में यहाँ पर प्रवेश करता है और लंपी वायरस संक्रमित पशुओं को तेज बुखार आने के साथ ही उनकी भूख कम हो जाती है। इसके अलावा उनके चेहरे, गर्दन, थूथुन, पलकों समेत पूरे शरीर में गोल उभरी हुई गांठें यहाँ पर निकल आती हैं। इनके पैरों में सूजन और लंगड़ापन और नर पशु में काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है और कई बार पशुओं की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अगला इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के पहले सोलर, यहाँ पर देखा जाए तो एक तैरते सोलर संयंत्र के विद्युत उत्पादन ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जानते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में ये तैरता हुआ सोलर संयंत्र यहाँ पर बना है। देखिए 15 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर में एक एनटीपीसी कई चरणों में हुई जांच के बाद 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया। तो ध्यान रखिए कहाँ पे है, औरैया में है, तैरता हुआ यहाँ पर ये सोलर संयंत्र है और 20 मेगावाट का यहाँ पर देखा है तो विद्युत उत्पादन ये कर रहा है और इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता को बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी एनटीपीसी के जो अपर महाप्रबंधक हैं संजय बाल्यान ने बताया है कि तैरता सोलर संयंत्र प्रदेश में पहला है। एनटीपीसी ने देखे तब तक 4 प्रदेशों तेलंगाना के रामागुंडम, केरल के कायमकुलम, गुजरात के कवास, आंध्र प्रदेश के सेमाद्री में जलाशय पर तैरते सोलर संयंत्र लगा चुकी है। तो देखा जाए तो यूपी में मिलाकर के ये 5 जगह पर एनटीपीसी ऐसे सोलर संयंत्र लगा चुकी है। यूपी में एकमात्र है औरैया में, बाकी देखा जाए तो एक यहाँ पर आपको तेलंगाना, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी ऑलरेडी ये स्थापित कर चुके हैं। देखा जाए तो एनटीपीसी के संयंत्र परिसर में लगभग 100 करोड़ की लागत से 20 मेगावाट क्षमता की जमीन पर सोलर संयंत्र ये लगाया गया है और जमीन पर लगे सोलर प्लांट में 330 वाट के सोलर पैनल मॉड्यूल लगाए गए हैं और इस संयंत्र से व्यावसायिक बिजली का उत्पादन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 10 नवंबर 2020 को 8 मेगावाट, 4 दिसंबर 2020 को 7 मेगावाट और 20 फरवरी 2021 को 5 मेगावाट। इस तरीके से यहाँ पर ग्रिड से जोड़कर बाकी बिजली का इसमें उत्पादन करेंगे। दिव्यापुर में फ्लोटिंग संयंत्र से व्यवसाय बिजली का उत्पादन हो गया है और इससे सोलर संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़कर के 40 मेगावाट हो गई।
एनटीपीसी के गैस और नेफ्था से चलने वाले 664 मेगावाट का बिजली का उत्पादन संयंत्र भी यहाँ पे लगाया गया है और एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही देखा जाए गैस और नेफ्था आधारित संयंत्रों से उत्पादित बिजली 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति यूनिट बढ़ती है और सोलर से उत्पादित जो बिजली है वो 3 रुपए प्रति यूनिट यहाँ पर पड़ेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ज्यादा सस्ती पड़ रही है। अगला देखिए यहाँ पर एक योजना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का यहाँ पर शिलान्यास किया है और ये देखा जाए तो बनाया गया है आगरा के फाउंड्री नगर स्थित पीपीडीसी में प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअल यहाँ पे शिलान्यास किया गया है 17 सितंबर 2022 को। समझते हैं क्या है यहाँ पर देखा जाए तो ये एक मुरादाबाद मंडल में देखा जाए तो बनेगा नंदी अभ्यारण्य। क्या है ये तो 19 सितंबर 2022 को देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय सिंह ने बताया है कि आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल में नंदी एक अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिए कहाँ बन रहा है, मुरादाबाद में नंदी अभ्यारण्य। क्या है ये तो मुरादाबाद मंडल के 3 जिलों में कौन कौन से हैं, संभल, अमरोहा और बिजनौर में ये इसकी पहल की जा रही है। नंदी अभ्यारण्य की यहाँ पर स्थापना के काम शुरू हो चुका है। इसके माध्यम से सभी नदियों को एक स्थान पर लाया जाएगा, उनके लिए भयमुक्त वातावरण तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ पेड़ पौधे घास के बीच यहाँ पे नंदी आराम से इन क्षेत्रों में विचरण भी कर सकेंगे इस अभ्यारण्य में। साथ ही पीने के पानी के लिए अगर कोई यहाँ पे जलाशय हो तो उससे भी इन अभ्यारण्यों को जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही साथ ट्यूबवेल का भी यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा। इस तरीके से इनके लिए यहाँ पे एक नंदी अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। उन्नाव के देखिए नवाबगंज में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। क्या है ये, कहां बन रहा है, क्यों बन रहा है और किस तरीके का यहाँ पर क्या डेटा है। तो 20 सितंबर 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने यह जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में जेवर से भी यहाँ पर बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पे जेवर ऑलरेडी यहाँ प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है और वो अब तक देखा जाए तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये यहाँ पर देखा जाए तो इसे सबसे बड़ा यहाँ पर उन्नाव में उससे भी बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ कानपुर राज्य राजधानी क्षेत्र में 3 और शहरों जैसे सीतापुर, रायबरेली और हरदोई को शामिल किया गया है। इससे पहले लखनऊ और कानपुर के अलावा 9 और 12 शहर शामिल थे। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एनसीआर को हम देखते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन को, जिसके तहत सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए राज्यों के कुछ क्षेत्रों को उसमें शामिल किया गया है, कुछ जिलों को शामिल किया गया है। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में अपना एक यहाँ पर स्टेट कैपिटल रीजन यहाँ पर बनाया जाता है, जिसे हम यहाँ पर एससीआर यहाँ पर कह रहे हैं और इसके अंतर्गत लखनऊ और उसके आसपास के जो जिले हैं उनको यहाँ पर इसके माध्यम से विकसित किया जाएगा। जिसमें देखा जाए तो लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, बाराबंकी है और इसके साथ साथ देखा जाए तो इसमें आपको सीतापुर, रायबरेली और हरदोई को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल 7 जिले यहाँ पर आपको देखा जाए तो एसटीआर के तहत यहाँ पे शामिल किए गए हैं। एससीआर के अंतर्गत शासन के निर्देश पर केडी ने राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत जो कॉन्सेप्ट प्लान बनाया है उसमें नवाबगंज पश्चिम बिहार से एयरपोर्ट की जो न्यूनतम दूरी है उसे 5 किलोमीटर रखा गया है ताकि पक्षियों को हैबिटेट पर कोई असर इसमें ना पड़े। इस एयरपोर्ट का फायदा न सिर्फ राज्य राजधानी क्षेत्र बल्कि बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को भी यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक मशहूर व्यक्तित्व जिनके हम जानते हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का यहाँ पे 58 साल की उम्र में यहाँ पर निधन हो गया है। तो इनका 21 सितंबर 2022 को मशहूर कॉमेडियन अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में यहाँ पर 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उनके बीते 41 दिनों में यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और उसके पश्चात देखा जाए तो यह घटना जो हुई थी, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनका असली नाम यहाँ पे सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, जिन्हें पेशेवर रूप से हम राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पर इन्हें हम अक्सर गजोदर भैया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय हास्य अभिनेता रहे और साथ ही साथ राजनीतिज्ञ भी थे। 2014 से वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। वर्ष 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 1980 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए और बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आज जैसे फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया है। वे कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के उपविजेता रहे। उन्होंने इसके स्पिन ऑफ शो में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में द किंग ऑफ कॉमेडी का यहाँ भी खिताब जीता।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। तो कहाँ कहाँ ये मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, ये सारे फैक्चुअल डेटा हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको आसानी से पिछले कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इनके दोबारा पूछे जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख जो हैं सचिव आलोक कुमार ने बताया है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत प्रदेश के 6 जिलों में यहाँ पर आपको मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम पे एक तरीके से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो पीपीपी मोड पर महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में ये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही यहाँ पर वर्तमान उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर करीब यहाँ पर 65 मेडिकल कॉलेज हैं। केंद्रीय संस्थानों में रायबरेली, गोरखपुर में 2 एम्स हैं, एक यहाँ पर देखा जाए तो बीएचयू और एक यहाँ पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भी वर्तमान समय में। उत्तर प्रदेश विधानसभा से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे वक्ष संशोधन विधेयक यहाँ पर आपको पास किया गया है और ये देखा जाए तो जो महिलाओं के विरुद्ध यहाँ पर होने वाले एक कह सकते हैं कि अपराधों के खिलाफ यहाँ पर एक तरीके का अधिनियम है। ये 23 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को अंकुश लगाने के लिए सीआरपीसी यानी दंड संहिता प्रक्रिया उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 को बिल से पास कर दिया गया है। तो देखा जाए तो सीआरपीसी देखा जाए तो या हम इसे आईपीसी कह सकते हैं या सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता को इसे यहाँ पर देखा जाए तो एक विधेयक के तौर पर मंजूरी यहाँ पे प्रदान की गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसके तहत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉस्को के मामलों में आरोपितों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी और विधेयक के प्रावधान के तहत अब रेप के आरोपियों को अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। इस संशोधन विधेयक में सीआरपीसी की धारा 438 में बदलाव के साथ ही पॉस्को एक्ट और 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 386 यहाँ पर ई की धाराओं में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान कर दिया गया है। देश की 75 अग्रणी महिलाओं में डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर निहारिका को यहाँ पर ब्रिटिश उच्चायुक्त ने यहाँ पर सम्मानित किया है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित यहाँ पर ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर आगरा के रेनबो आईवीएफ और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल की निदेशक तथा डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा उनकी बेटी डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा को सम्मानित किया है। प्रमुख बिंदुओं के तौर पर ध्यान रखिएगा कि अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय से चिकित्सक मां और बेटी को देश की 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान देते हुए उनकी पुस्तक शी इज वुमेन इन स्टीम के दूसरे संस्करण को भी यहाँ पर शामिल किया है। यह पुस्तक देखी जाए तो महिलाओं की वास्तविक जिंदगी की कहानियों, आशा, साहस, दृढ़ संकल्प पर यहाँ पर आधारित है। इसमें 75 महिलाओं के साक्षात्कार हैं जिसमें डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा के नाम भी यहाँ पर आपको शामिल है। दोनों को महिला शक्तिकरण की मिसाल मानते हुए निसंतानता के उपचार और समाज में योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जयदीप मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य पर काम करने वाले WHO के 125 देशों के समूह फीगो और भारत के अकाउंटेबिलिटी ग्रुप की प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं और डॉक्टर निहारिका अपनी संस्था सेव द गर्ल्स चाइल्ड के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण पर अपनी कार्य यहाँ पर कर रही हैं। अगला इसमें है राज्य योजना आयोग के द्वारा। देखिए यहाँ पे अब इसका परिवर्तन करके राज्य परिवर्तन आयोग यहाँ पे कर दिया गया है। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यहाँ पे अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा कि राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए उसका नाम बदलकर कर दिया गया है राज्य परिवर्तन आयोग। देखा जाए तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य परिवर्तन आयोग का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे जबकि वित्त मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज विकास मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, जल शक्ति मंत्री और शहरी विकास मंत्री इसके यहाँ पर सदस्य होंगे। एसटीसी के उपाध्यक्ष यहाँ पे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या कोई सामाजिक वैज्ञानिक होंगे और अन्य सदस्यों में यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य
औद्योगिक विकास योजना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों को इसमें शामिल किया जाएगा। आयोग में देखा जाए तो गैर सरकारी सदस्य भी होंगे जो सामाजिक क्षेत्र, कृषि, अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे। इसमें मनोनीत सदस्यों को कार्यकाल यहां पर देखा जाए तो 3 वर्ष का, और जिसमें से 2 वर्ष तक यहां पर उन्हें और भी बढ़ाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि यह आयोग जो होगा एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद नीतियां यहां पर तैयार करेगा। राज्य में जिन समस्याओं का सामना कर रहा है राज्य, उस पर आयोग के द्वारा उसकी पहचान करना होगा, उनके समाधान के तरीके उन्हें खोजने होंगे। साथ ही पीपीटी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए चर्चा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर काम करना है। वर्तमान योजना उसके परिणाम का मूल्यांकन भी आयोग के द्वारा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में योजना आयोग की स्थापना देखा जाए तो 24 अगस्त 1972 को हुई थी और इसने राज्य सरकार को आवश्यकता आधारित क्षेत्रों की पहचान करके नीतियां बनाने में यहाँ पर मदद की। तो देखा जाए तो जिस तरीके से केंद्र स्तर पर योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया था, उसी तर्ज पर अब जाकर उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग को समाप्त करके राज्य परिवर्तन आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अगला इसमें देखिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने में मदद करने के लिए नई जैव ऊर्जा नीति को चर्चा में यहां पर देखा जाए तो एक चर्चा का यहां पर विषय बना है। 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु एक जैव ऊर्जा नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्य ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने पत्रकारों को बताया है कि जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को गति देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय यहाँ पे लिया है। नई नीति पूर्व की नीतियों की कमियों को दूर कर प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की भावनाओं को यहाँ पे अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई है। साथ ही कृषि अपशिष्ट, कृषि उपज बाजार अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिल अपशिष्ट, शहरी अपशिष्ट और बहुतायात में उपलब्ध अन्य जैविक अपशिष्ट जैव ईंधन उत्पन्न करने के उपयोग यहाँ पर किए जाएंगे। जैव ऊर्जा उत्पादन देखा जाए तो यहाँ पर जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के अंतर्गत जैव ऊर्जा के उद्यमों को भूमि क्रय करने, स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देने, उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात 10 वर्ष तक SGST की 100% प्रतिपूर्ति भी यहाँ पर उन्हें प्रदान की गई है। नई नीति की अवधि 5 वर्ष होगी। इस अवधि के दौरान राज्य में स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा परियोजनाएं, चाहे वो संपीड़ित बायोगैस हो, बायो कोयला हो, बायो एथेनॉल हो और बायोडीजल को यहाँ पर आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन से अधिकतम 20 करोड़ रुपए की दर से यहाँ से सब्सिडी दी जाएगी। बायो कोयला उत्पादन पर यहाँ सब्सिडी 75,000 रुपए प्रति टन और अधिकतम यहाँ पर 20 करोड़ रुपए तथा बायोडीजल के उत्पादन पर 3 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के संदर्भ में यहाँ पर यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चलिए अगली योजना यहाँ पर है, अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसमें 27 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को यहाँ पे अनुमोदित किया गया है। इस नीति में किस तरह का संशोधन यहाँ पर है, जैसे कि इसके बाद में कुछ संशोधन इसमें किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए जो MSME उद्योग हैं, पूंजीगत उत्पादन के रूप में 10% से लेकर इन्हें 25% उत्पादन उपलब्ध कराया जा सकेगा, उपादान इनको उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूंजीगत उपादान छूट जो होगी प्लांट व मशीनरी आदि में निवेश के लिए यहाँ पर मिलेगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उत्पादन की यह सीमा 15 से 25% तक और मध्यांचल और पश्चिमांचल में 10 से 20% तक यहाँ पर होगी। SC/ST और देखा जाए तो महिला उद्यमियों के लिए 2% अधिक छूट भी यहाँ पर आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही देखा जाए तो उपादान की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए प्रति इकाई निर्धारित की गई है। निवेश स्तर पर 25% तक पूंजीगत सब्सिडी, लिए गए ऋण पर देखा जाए तो 50% तक ब्याज में छूट का भी यहाँ पर आपको प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक के MSME पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीद में स्टाम्प शुल्क में 100% की यहाँ पर छूट मिलेगी और साथ ही साथ देखा जाए तो ऋण भार में 7 वर्षों तक 50% ब्याज उपादान अधिकतम 2 करोड़ रुपए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा।
साथ ही इसमें बहिर्स्राव के निस्तारण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी के लिए करीब 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत जो ब्याज उपादान के तहत यहां पर देखा जाए तो ऋण पर देय वार्षिक ब्याज 50% तक इसमें छूट देना है। यह ब्याज उपादान 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा और अधिकतम सीमा यहां पर देखी जाए तो 25 लाख रुपए प्रति इकाई होगी। एससी एसटी और महिला उद्यमों के लिए यह ब्याज उपादान करीब 60% तक यहाँ पर होगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखेगी, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में लगातार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई तरीके की पॉलिसी लेकर आई, या उसमें चेंजेस लेकर आए हैं या उसमें संशोधन किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो हमने 2-3 पॉलिसी को देखा जहां पर सरकार ने चेंजेस लेकर आई हैं, संशोधन किया है, उसे प्रस्तुत किया है। तो इनको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर इनको अच्छे से स्टडी करना है। इसके साथ साथ देखा जाए तो नीति के अनुसार एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी इकाइयों को लिस्टिंग के व्यय का 20% और अधिकतम देखा जाए तो 5 लाख रुपए की भरपाई यहां पर की जाएगी। फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को भी यहां पर देखा जाए तो प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक स्थानों में भूखंडों और शेडों की स्थापना की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक ग्राम सभा की भूमि को पुनर्ग्रहित कर निःशुल्क उद्योग निदेशालय को यहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के विकास के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा और परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की समस्या के मद्देनजर सीईटीपी को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इसमें शामिल है। गुणवत्ता मानक जैसे जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और WHO CMP हॉलमार्क आदि प्राप्त करने के लिए कुल लागत का 75% और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता यहां पर प्रदान की जाएगी। जीआई रजिस्ट्रेशन, पेटेंट आदि प्राप्त करने के लिए यहां पर 2 लाख रुपए तक की यहां पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्लीन एवं ग्रीन तकनीक को अपनाने के लिए एमएसएमई इकाइयों को अधिकतम देखा जाए तो 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी और उद्यमिता विकास संस्थान को यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु उद्यमिता के पाठ्यक्रमों के आधार प्रदेश के नए युवाओं को उद्यमिता का प्रसार भी किया जाएगा। तो काफी सारी छूट अलग अलग स्तरों पे विस्तारित स्वरूप से विकसित करने से लेकर के इसके बनाने से लेकर इसके स्टॉक मार्केट में शामिल होने तक, इसके अलग अलग उत्पादों को लेकर, इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने को लेकर, इसके विस्तार को लेकर हर तरीके की चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा इसमें छूट प्रदान की जा रही है। अगला यहाँ पर देखिए एक और पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई नीति 2022 को यहाँ पे लागू कर दिया गया है और इसे शासनादेश के द्वारा सितंबर 2022 तक यहाँ पे इसे प्रभावी बनाया जाएगा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के निवेश करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए के कोलेटरल ऋण यानी कि बिना गिरवी रखे कुछ भी आपको यहाँ पर बैंक से ऋण दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर वन टाइम गारंटी फीस भी राज्य सरकार यहाँ पर आपको वहन करेगी। नए सूक्ष्म उद्योगों के ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50% अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति इकाई 5 वर्षों के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा उद्यमियों को पूंजीगत निवेश पे 10 से 25%, एससी एसटी और महिला उद्यमियों को ऋण के ब्याज पर 60% यहाँ पर देखा जाए तो सब्सिडी दी जाएगी। बुंदेलखंड पूर्वांचल में ये देखा जाए तो क्रमशः 25, 15 और 20 और 15% सब्सिडी मिलेगी, जबकि मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में क्रमशः 20, 15 और 10% यहाँ पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। एससी एसटी और महिला उद्यमियों को 2% का अतिरिक्त यहाँ पर निवेश यहाँ पर मिलेगा। निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा यहाँ पे 4 करोड़ रुपए प्रति इकाई रखा गया है। 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक की मशीनरी संयंत्र वाली सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर 5 वर्ष के लिए यहाँ पर मंडी शुल्क के छूट की व्यवस्था की गई है। मंडी अधिनियम के अनुसार प्रदान की जाएगी और विभाग के औद्योगिक स्थानों में भूखंडों शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको ऑनलाइन ही किया जाएगा। सूक्ष्म इकाइयों के पात्र निवेश के लिए आवेदन अवधि को 2 वर्ष, लघु उद्योग के लिए इसे 3 वर्ष और मध्यम उद्योग के लिए इसे 4 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। साथ ही प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने का भी इसमें काम किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पर यहाँ पर 20% अधिकतम 5 लाख रुपए तक की यहाँ पर प्रतिपूर्ति दी जाएगी। तंबाकू उत्पादन, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखों का विनिर्माण, प्लास्टिक कैरी बैग जो 40 माइक्रोन से कम की हैं
राज्य सरकार की ओर से समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में वर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग और समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में सूचीबद्ध उत्पादों के निवेश प्रस्तावों पर यह नीति यहाँ पर लागू नहीं होती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी अन्य क्षेत्रों के में यहाँ पर ये सारी छूट और सारी कह सकते हैं कि आपको राहत या सरकार द्वारा सहायता यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। लास्ट यहाँ पर एक और यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने की योजना यहाँ पर सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। देखा तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में बैठक में राज्य के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने की प्रक्रिया को तेजी से यहाँ पे नए सिरे से इस पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश शासन ने मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो चलाने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। इन शहरों में लाइट अथवा नियो मेट्रो चलाई यहाँ पर जाएंगी और बनारस में मेट्रो की जगह रोपवे की तैयारी है। यहाँ पर रोपवे का नए सिरे से टेंडर होगा और इसके अलावा गोरखपुर में लाइट मेट्रो परियोजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी यहाँ पर आपको भेजा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेट्रो के संदर्भ से। इसके अलावा देखा जाए तो एनसीआर के साथ साथ लखनऊ, कानपुर, आगरा के बाद अब राज्य के 4 बड़े शहरों के मेट्रो के निर्माण की तैयारी है, जिसमें बरेली, झांसी, प्रयागराज यहाँ पर ऑलरेडी चुने गए हैं और जो खुद ही यहाँ पर देखा जाए डीपीआर तैयार कराई गई, लेकिन अब यहाँ पर ये उपयोगी नहीं रही। मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज शहरों मेट्रो की जगह लाइट तथा नियो मेट्रो की संभावना तलाशी जा रही है और इसलिए शासन ने यहाँ नए सिरे से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ साथ डीपीआर की भी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, जिसमें मेरठ को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये सारे क्षेत्र यहाँ पर मेट्रो के संदर्भित या कह सकते हैं सितंबर के माह में उत्तर प्रदेश से संदर्भित जो प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम रहे, पॉलिसी रही, नीतियां रहे, शासनादेश रहे, डिसीजन रहे, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसका काम एक बार है आपको और रिवीजन कर लेना है, कौन कौन सी नीतियां रही हैं, कौन कौन से फैक्ट रहे हैं, उनके पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। सरकार की पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड नई नीतियां, संशोधन या इस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पर नई चीजों को खोलने के स्थल वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखने के बाद एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।